हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। और जो जंग की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे और ये सब हो रहे थे, तो भाई जंग के लिए हमारी फौज काफ़ी है, ठीक है ना? देख भी लिया तुमने। तुझे जिस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए ना, उसकी टेंशन ले और तैयारी कर अच्छे से। तो आज मैंने एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि बेतहाशा हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है। क्या है, आप नस की तैयारी कर रहे हो, जीकी की तैयारी कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, तो हर जगह ये पूछा जाता है। इससे पहले मैंने एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर करवाया था, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके वॉच करो, फिर इसके ऊपर आना, क्योंकि वो चैप्टर समझ लो बाप है और वो ये चैप्टर उसकी बेटी है, ठीक है? सो समझ जाओ कि 5-6 सवाल तो उसमें से लाजमी आएंगे ही आएंगे। और इस चैप्टर में से भी कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 5-6 सवाल आएंगे। अगर नहीं आए ना, तो भाई अननोन इंजीनियर को पकड़ लेना आगे गले से कि सर आपने तो कहा था कि भाई आएंगे। तो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। क्या है, आप किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, और ना सिर्फ इंजीनियरिंग साइड बल्कि कॉमर्स साइड, जो बी कैट है, ई कैट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बी कैट के अंदर, नस बिजनेस स्कूल के अंदर भी इस चैप्टर से काफी ज्यादा सवालात पूछे जाते हैं, लम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सो स्ट्रेट लाइन होती क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। भाई होती क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब भाई आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर जो इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होती है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जिस वेरिएबल की 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, उसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में उसकी जनरल इक्वेशन होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो मेरे भाई वो सिर्फ और सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए होती है। लेकिन स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल होती है। सो आई होप कि ये मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बना दिया, और इसके अंदर भी सवालात काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, जो उसके बाद मैंने दूसरी चीज कवर करी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगी, वो होती है वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये क्यों होती है वाई इक्वल टू जीरो, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बस इसको याद रखो कि इक्वेशन जो एफ एक्स एक्सिस होती है वो वाई इक्वल टू जीरो होती है। क्या कहा मैंने, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो होती है। और इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि एक्स एक्सिस में किस चीज की वैल्यू जीरो होती है बच्चे, वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो उस लाइन की इक्वेशन भी उसी की चीज की फॉर्म में होगी जो चीज जीरो होती है। क्या कहा मैंने, एक्स एक्सिस में कौन सी जो है वो किसकी चीज की वैल्यू जीरो होती है, वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू जीरो। इसी तरह इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस में किसकी वैल्यू जीरो होती है बच्चे, एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को आप इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन बोलते हो, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस को आप इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हो। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि नस के अंदर काफी ज्यादा सवाल पूछे गए कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, तो उसमें बच्चे परेशान हो गए, सर हमें तो पता ही नहीं है। ओ भाई, तो ये जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर इसको सही से पढ़ लिया होता बगैर किसी बकचोदियों के, तो तुम्हें पता होता, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होते हैं वो वर्टिकल लाइन को भी बोलते हैं, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को भी बोला जाता है। तो आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखें, ये क्या पूछ रहा है, सवाल वही पूछा इसने, सवाल वही पूछा, लेकिन तरीका अलग था, ठीक है? जैसे तुम हर वक्त डबल मीनिंग रहते हो ना, इसी तरह नस वाले भी डबल मीनिंग बातें करते हैं भाई, अश्लील होते हैं ये लोग भी। तो आओ जल्दी से देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मैं पहले एक्सिस ड्रॉ करूंगा। मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया, मैं अपने स्टूडेंट को क्या तरीका बताता हूँ कि कोई भी चीज आई हुई है तो उसकी पहले दिमाग में क्या बनानी है, इमेजिनेशन बनानी है, ठीक है? इमेजिनेशन बना के उसको हाथ से रफ वर्क बनाना है, रफ वर्क बना के फिर सोचना है कि क्या होगा, ठीक है? वैसे दूसरी चीजों में इमेजिनेशन नहीं करना, वो तो तुम करते ही रहते हो हर वक्त, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर इमेजिनेशन बनानी है, और उसके बाद तुमने फिर देखना है कि क्या हुआ। अब देखो, इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस है। आई होप ये तो पता होगा बच्चों को। तो ये एक्स एक्सिस के क्या है,
एक्स एक्सिस के मेरे पास पैरेलल है, तो पैरेलल होगी तो यानी इधर कहीं होगी लाइन, और इस लाइन पर किस चीज की वैल्यू जीरो होगी, इस चीज पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होगी। और ये एक्स के कहाँ पर भी मौजूद हो, 1 2 3, तो जहां पर जो है वो एक्स जो है वाई की वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, यानी 3, 0 इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा अगर 3 पर मौजूद है। अगर 4 पर मौजूद है तो 4, 0, अगर 5 पे मौजूद है तो 5, 0, यानी अगर हम इस चीज को एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे बच्चे, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, क्या कहा मैंने, मैं दोबारा बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो किस चीज की वैल्यू जीरो होगी, उसमें वाई की वैल्यू जीरो होगी, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और किस चीज की वैल्यू होगी, सिर्फ वाई की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि देखें ये वाला एक्सिस ही वाई है तो सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा 0, 3, अगर 3 पर है, अगर 4 पर है तो 0, 4, अगर 5 पर है तो 0, 5। ठीक है, गलती से बोल दिया था पहले। ठीक है, तो 0, 4, 0, 5 या 0, 6 कुछ भी, लेकिन अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे बच्चे, y इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अब मैंने फिर क्या, फिर इमेजिनेशन बनाओगे, फिर रफ वर्क करोगे, फिर उसके बाद समझोगे। अब मैंने यहाँ पर इमेजिनेशन करी, फिर उसके बाद मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ कहीं बनेगी। अब इस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, वाई की कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही। वाई क्योंकि या तो लाइन इस तरफ मूव करेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी, तो इसके अंदर y की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। ठीक है, या तो 3, 0 या 4, 0 या -3, 0 -4, 0, लेकिन y क्या रहेगा बच्चे, हमेशा जीरो रहेगा। तो अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, इस इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर कि जो x की वैल्यू है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, जहां पर लाइन खड़ी हुई होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास दो दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया बिल्कुल, और ये नस के अंदर, जीकी के अंदर, यूईटी के अंदर, हर जगह ये इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू फला फला ब्ला ब्ला, ये इस तरीके के सवाल बेतहाशा पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी तुमने हल्के में नहीं लेना है। अगर कोई चीज अभी भी आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे तो हर जगह रील्स के कमेंट पढ़ रहे हो तो इसके कमेंट भी जो है ना कर दिया करो, ये भी काम ही आएंगे। उसके बाद है, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये है हमारे पास। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, उसकी कंडीशन हमारे पास होती है a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू जीरो। भाई क्या आप कहा मैंने, जो पैरेलल लाइंस होती, जो हमारे पास लाइन की जनरल फॉर्म जब गिवन होगी और हमसे पूछा जाएगा कि ये लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर कुछ भी है, तो बताओ किस तरह है। तो मेरा जो स्टूडेंट होगा, मेरा जो प्यारा शागिर्द होगा, उसने मुझसे सही से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, सर ने हमें बताई थी कि भाई a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू जीरो होता है। अच्छा, अब ये a1 a2 b1 b2 है क्या, तो भाई जो पहली लाइन है, पहली लाइन में x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है। इसी तरह दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट a2 है और y का कोफिशिएंट b2 है। आई होप इट इज क्लियर। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी, a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू जीरो, और परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू जीरो। और सिर्फ ये कंडीशन भी भाई पूछी जाती है, नस के अंदर पूछी गई है, पिछले साल 2017 के एनईटी के अंदर ये पूछी गई है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक और तरीके से पिछले साल एक जो है वो सवाल इसी वजह से पूछा गया था। अब जो बिल्कुल नल्ला बच्चा होगा जिसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइम पास के लिए वीडियोस देखी होंगी, तो वो जो है वो बिल्कुल गलत करके आया होगा, लेकिन जिसने थोड़ा सा भी समझा होगा सही से तो वो सही करके आया होगा। अगर मैं इसको दूसरी तरह इस तरह लिखूं, a1 a2 इक्वल टू माइनस का b1 b2, तो क्या गलत होगा या सही होगा, सोच कर बताना। बिल्कुल सही होगा भाई, क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो v1 v2 है ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसी तरह नस्ट NET 4 के अंदर 2024 में ये पूछा गया था। ठीक है, और बच्चों ने फुल भंड मारे थे। ठीक है, तो वो भंड आप ना मारो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई
क्लास के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही टैब खोला करो, पीछे गूगल के टैब या इंस्टा के टैब मत खोला करो, वेबसाइटें बाद में खाली कर लेना, टाइम मिलेगा, लेकिन जब तुम्हें पढ़ाया जाए तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ा करो, वरना तुम में और एक ऐसे बच्चे में कोई और फर्क नहीं रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ गूगल ही खाली करता है, समझ जाओ। अच्छा, अब उसके बाद देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई, पैरेलल की कंडीशन आ गई। अब मेरा मेरा जो पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बकवास थ्योरी नहीं करता, ठीक है, वो हर कोई बकवास तुम्हें बता रहा है, मैं क्या बताता हूँ भाई, मैं पास पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में देता हूँ, उसके बाद मैं फिर बेतहाशा पास पेपर्स के क्वेश्चन करवाता हूँ। और मेरी लेक्चर की खास बात ये होती है कि जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे पास पेपर से होते हैं, कोई भी पास पेपर के बाहर का क्वेश्चन नहीं होता। इसी वजह से मेरे जो लेक्चर्स को स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे टीचर्स के ऊपर। तो आओ जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी डेडिकेशन के शुरू करते हैं। इफ टू लाइन्स 5x माइनस का ky माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस का 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ k इज। अच्छा भाई, अब सबसे पहले मेरे जो मेथड है, स्ट्रेटेजी है सवाल सॉल्व करने की, वो तीन मेथड के ऊपर बेस करती है, तीन स्टेप्स के ऊपर बेस करती है। पहला इमेजिनेशन, दूसरा रफ वर्क पे ड्रॉ करना, और तीसरा एग्जीक्यूट करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सो मैं जब भी आप जाओ किसी भी नर्स का आप टेस्ट देने जाओ यूईटी का, आपने रफ वर्क के लिए कॉपी पेंसिल लाजमी लेके जानी है, क्योंकि अगर आपको रफ वर्क की आदत नहीं है या आप पेपर के ऊपर सॉल्व प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, इस बात में कोई शक मत रखना। फिर या तो विर्चुअल जा रहे होगे या इकरा जा रहे होगे, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में जा रहे होगे। फिर S3H का हाल तुम्हें पता है क्या हुआ हुआ है नर्स में, एक्सपोज नहीं कर सकता, ठीक है। सो पैरेलल ऑफ वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अब मेरा जो प्यारा शागिर्द होगा जिसने मुझसे अच्छे से पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि भाई सर पैरेलल की बात हुई है, दो लाइनें पैरेलल है, तो मेरे सर ने एक इक्वेशन बताया, मेरे सर ने कंडीशन बताई थी, क्या थी वो कंडीशन बच्चे, A1B2 माइनस का A2B1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो उसमें मैं क्या करूंगा, A1 सर ने बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट होता है, B1 सर ने बताया था वाई का कोफिशिएंट होता है, तो पहली लाइन का A1B1 यहाँ से निकाल लूंगा, और दूसरी लाइन का A2B2 यहां से निकाल लूंगा। मैं ये वाली कंडीशन पुट करूंगा, A1B2 माइनस A2B1 की जगह उसकी वैल्यूज पुट करूंगा, और के की वैल्यू 3 निकाल लूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सही भी करेंगे। अच्छा, अब एक और तरीका है इसका करने का, एक और तरीका मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ के गए हो, तो कोई ना कोई तो फर्क होगा ना मेरे भाई दूसरे चीजों में और मुझ में। तो इसका जो दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका ये है, जो मेरे बच्चे ने एनालिटिकल ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चीख चीख के, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर दिया है, अगर वो तुम सही से सुन के आए हो, क्या कहा मैंने, अगर वो तुम सही से सुन के आए हो, तो उसमें मैंने बताया था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो बच्चों उनका स्लोप क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये भी बताया था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है। और ये दो एमसीक्यूज भी नस के अंदर पूछे जाते हैं, तो बातों बातों में ही मैं तुम्हारे 6-7 एमसीक्यूज कवर करवा देता हूँ, तो देख लो, हल्के में मत लेना नून इंजीनियर को, नस में भी बैठा हूँ, ये भी पता होगा। अच्छा, अब देखो, एम जो पहली लाइन का मैं स्लोप निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, सर ने बताया था कि लाइन का स्लोप किस तरह निकलता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो मैंने यहाँ से माइनस का 5/-, यानी 5/k आ जाएगा, और M2 क्या आ जाएगा, माइनस का 10 डिवाइड बाय माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 10/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 5/3। अब मैंने M1 निकाल लिया, मैंने M2 निकाल लिया, अब क्या करूंगा, मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर देखें दोनों को इक्वेट कर दिया, और यहाँ पर मैंने k के लिए सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से भी आंसर 3 ही आया है। आई होप इट इज क्लियर। तो भाई मेरा जो स्टूडेंट होगा वो कभी भी सवालों के अंदर फंसेगा नहीं। अगर वो एक कंडीशन भूल भी जाता है ना A1B2 वाली, तो अगर उसने कॉन्सेप्ट से मेरी क्लासेस ली होंगी, कॉन्सेप्ट से डिलीवर लेक्चर अच्छे से लिया होगा, तो वो ये दूसरा मेथड करके और अपना जो है वो एक नंबर अच्छे से निकाल लेगा। सो ये सवाल था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नस के अंदर आ चुका है, यूटी के अंदर आ चुका है, जीके के अंदर आ चुका है 2018 के अंदर। आओ जल्दी से एक और पास पेपर का सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं आपको हटा दूं, मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूं कि तुम लोग देखो मुझे। अच्छा, अब दूसरा सवाल देखो। इफ इफ द टू लाइन्स 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0 intersect
इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस। क्या कहा मैंने? दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर, तो हमने वैल्यू ऑफ सी निकालनी है। अब मेरी पहले सवाल पढ़ लिया ना, अब डरना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है? घबराना नहीं है, ठीक है। बिना किसी डेडिकेशन के बस सवाल शुरू करना है, और मेरी तीन तीन जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने। पहला क्या? इमेजिनेशन करनी है, ठीक है, अच्छी वाली इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ बार बार। और उसके बाद क्या करना है? रफ वर्क के ऊपर जो है वो लिखना है। रफ वर्क के ऊपर लिखना है कि क्या समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो पहले इमेजिनेशन करो कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी, किस तरह इंटरसेक्ट कर रही होंगी, है मजा ही आ जाए। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली नहीं कर रही, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। सो अब तुम्हारे पास क्या इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, वो सॉरी, फ्री बॉडी पे कहाँ से आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हम जो क्या करेंगे, फिर इसकी डायग्राम बनाएंगे, यानी रफ वर्क बनाएंगे। तो रफ वर्क के अंदर आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ करा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर दो लाइन को क्या करवा दिया? इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है। फाद मुस्तफा करता है ना ऐसे, तो तुमने भी बस इंटरसेक्ट करवा देना है। और फिर एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, यानी एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है। अब तुम्हारे अंदर जो है ना वो तुम्हारा दिमाग खुलना शुरू होगा, तुम्हें पता चलेगा कि भाई एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू जीरो होती है? वाई की वैल्यू जीरो होती है सर। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू दोनों दोनों लाइनों की वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो हो जाएगी। और इस जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी। यानी थ्री को अगर थ्री पर है तो 3,0, फोर पर है तो 4,0। लेकिन वही वैल्यू हमने फाइंड करनी कि कहाँ लाई कर रही है, यानी एक्स की कौन से कोऑर्डिनेट पर, 1 2 3, कहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन हुई है वो कहाँ पर हुई है, बेसिकली वो जगह कहाँ पर थी जो ऐसा ये गंदा काम हो गया है वहां पर, किसकी कैसे हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले मुझे पता चल गया है, मुझे एक बात क्या पता चल गई है कि y की वैल्यू दोनों की क्या है? जीरो है। और मेरा एनालिटिकल ज्योमेट्री का जिसने, मेरे प्यारे शागिर्दों ने अगर अच्छे से लेक्चर जो है वो लिया था, तो उनको पता होगा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू दोनों की y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू दोनों लाइनों की इक्वल आ जाएगी। अब सब बच्चे पूछेंगे सर ये इंटरसेप्ट कहाँ से आ गया? तो भाई एनालिटिकल ज्योमेट्री का पहले लेक्चर देखना है, फिर तुमने इधर आना है। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन वन इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन टू हो जाएगा। और दोनों लाइनों का एक्स इंटरसेप्ट क्यों इक्वल होगा? ऐसी लाइन इंटरसेप्ट, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्या तुम जाओगे पीछे। इंटरसेप्ट की जब वो चीज होती है, एक्स इंटरसेप्ट वो चीज होती है जिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, और वाई इंटरसेप्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो अभी दोनों लाइनों की वाई की वैल्यू जीरो है, तो जब वाई की वैल्यू जीरो है तो दोनों का एक्स इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएगा। इससे हमें एक हिंट मिल गई सवाल के अंदर एंटर करने की, ठीक है। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, इतना कुछ भी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें जब पता है कि भाई ये एक्स एक्सिस पर जो है वो लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसकी एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। और इसका रफ सा स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे कि हम दोनों लाइनों के अंदर y की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चे हो? जीरो पुट कर दोगे, ठीक है, जीरो पुट कर दोगे। और 2x + 3y + 9 इक्वल टू जीरो, जब यहाँ पे तुम y की जगह जीरो पुट करोगे तो 2x + 9 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। इसी तरह दूसरी लाइन के अंदर 5x + 10y + c इक्वल टू जीरो के अंदर जब y की जगह जीरो पुट करोगे तो 5x + c इक्वल टू जीरो रह जाएगा, और x इक्वल टू माइनस का c/5 हो जाएगा। अब माइनस का c/5, और इधर जो है वो 2, क्या बना था? -9/2। अब तुमने कंडीशन पढ़ ली है कि दोनों का एक्स इंटरसेप्ट इक्वल है, तो हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला। कैसे निकलता है एक्स इंटरसेप्ट? वाई की वैल्यू जीरो पुट करके। और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है बच्चे? एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके। तो अभी हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है तो हम वाई की जगह जीरो पुट किया है, तो दोनों एक्स इंटरसेप्ट को हमने इक्वेट किया और वहां से सी की वैल्यू निकाल ली। आई होप इट इज क्लियर बच्चे। तो भाई इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो इसको अच्छे से जो है ना वो यूटिलाइज करो, ठीक है। मुफ्त में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस तुम, क्या बोलूं अब मैं। अच्छा, तो ये सवाल नस के अंदर भी आ चुका है, यूईटी के अंदर भी आ चुका है, जीके के अंदर भी आ चुका है। सो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आओ जल्दी से आगे चलते हैं। अपने आप को यहाँ से हटा दूं, इज्जत ही नहीं है कोई, इधर उधर घुमाए जा रहा हूँ।
अच्छा, अब ये तीसरा सवाल देखें। भाई देखो, सवाल पे सवाल आ रहे हैं इस लेक्चर में, सवाल पे सवाल आ रहे हैं, और ये सारे सवाल इतने कीमती हैं। और ये जो ये वाला सवाल है मोस्टली, ये मेरा बहुत ज्यादा जो है ना वो स्पेशल सवाल है, और मिलियंस डॉलर का कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा $1 मिलियन का कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे मुल्क का पूरा कर्जा अदा हो सकता है। ठीक है, तो जिसको तुम खरीदना चाहते हो वो भी खरीद सकते हो तुम। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 -2 एंड कट्स इक्वल डिस्टेंस। अब मैंने क्या कहा, मेरी 3 स्टेप्स पहले तुम फॉलो करोगे। पहला क्या करोगे, इमेजिनेशन करोगे अच्छी अच्छी, फिर उसके बाद रफ वर्क के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, और तीसरा इम्प्लीमेंट करोगे। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए। फिर उसके बाद मैंने पॉइंट 1 -2 से पास हो रही थी, और मैंने वो जो है वो लिख लिया यहाँ पर, एक ए और बी यहाँ पर एक लाइन पास करवा दी। लेकिन ये जो ये वाली लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कट्स इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पे भी इक्वल कट किया है और एक्स एक्सिस पर भी इक्वल कट किया है, यानी दोनों इंटरसेप्ट, क्या कहा मैंने, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट दोनों क्या होंगे, इक्वली कट होंगे। और जब इक्वली कट होंगे तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है, मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर। ठीक है, सो इसका मतलब अब आपको कट इक्वल डिस्टेंस यहीं से तुम्हारा एग्जामिनर कान पकड़ना चाह रहा है, और यहीं से सवाल की बिल्डिंग बनेगी कि भाई उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई लाइन पास हो रही है। ठीक है, लाइन पास हो रही है, 1 -2 उसके जो है वो पॉइंट है, उन पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कट कर रही है। क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कट कर रही है, यानी एक्स पर भी इक्वल कट कर रही है, वाई पर भी इक्वल कट कर रही है। अब जब इक्वल कट कर रही है तो मेरे बच्चे एनालिटिकल ज्योमेट्री में वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाए थे, और जब भी मैंने कहा भी है कि पहले तो चैप्टर 2 देखो फिर उसके बाद आओ, क्योंकि वो अब्बा है और ये छोटी उसकी बेटी है, तो इसका मतलब तुमने पहले वो देखना है। तो एक्स इक्वल कट कर रहा है, वाई भी इक्वल कट कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो आओ जल्दी से अब आगे चलने सवाल के अंदर। तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ये ऑप्शंस को अभी नहीं देखना, पहले यहाँ से सवाल तुम्हारा शुरू हो रहा है। ठीक है, ए इक्वल टू बी हो गया, और मेरा जो स्टूडेंट है चैप्टर 2 के अंदर, मैंने उसको जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म का भी जो है वो मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, x/a+y/b = 1 हो जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, ए और बी को इक्वल पुट करेंगे, तो ए x/a+y/b की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमें 1 - 2 गिवन है, तो हम वहां पर वो पुट कर देंगे 1/a माइनस का 2/a, और ए जो है वो यहाँ पर ये 1 है, सॉरी ये 0 नहीं है। सो ए एलसीएम लेंगे, जब दोनों के लिए सेम वैल्यू है तो ए वहां चले जाएगा, 1 - 2 इक्वल टू ए हो गया, और ए की वैल्यू -1 आ गई। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि इंटरसेप्ट दोनों के इक्वल हैं, तो जब ए की वैल्यू -1 आई है तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चे, -1 ही आ जाएगी। उसके बाद अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, रुको जरा सब्र करो, बस फौरन भागने की लग जाती है। अच्छा, अब क्या करोगे, दोबारा से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओगे, क्योंकि हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और इक्वेशन की जो फॉर्मूला है वो क्या है, x/a+y/b = 1 है। तो ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, -1 इधर पुट कर देंगे, और तो हमारे पास -x−y = 1 आ जाएगा। अगर तुम्हें एक्स जो है वो नेगेटिव में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको पॉजिटिव कर दो, x+y+1 = 0 और x+y = -1, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो ऑप्शंस है, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं चलेगी। वो हर टीचर तुम्हें जो पेल रहा होता है ना कि शॉर्ट ट्रिक कर लो बस आगे बढ़ जाओ, तो भाई कभी कभी वो शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती। तो मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें कहीं पे भी फंसाना नहीं चाहता, इसलिए सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करता ही रहता हूँ। तो पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताई कि तुम ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और फिर इस सॉल्यूशन को नहीं समझते, तुम कहते बस ठीक है शॉर्ट ट्रिक है मैं कर लूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक सुन लो अब क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है, तुमने हिडन ट्रायल मेथड लगाना है, जैसे x+y = -1 यहाँ मौजूद है। ठीक है, तुमने ये जो पॉइंट दिए हुए एक्स और वाई के दिए हुए, तुमने क्या करना है, बारी बारी चारों इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह ये 1 और -2 पुट करना है, और जहां पर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगी, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इसके अंदर अगर x+y है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ और y की जगह -2 पुट करूँ, तो 1 और -2 क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा, यानी -1 लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, ये
जो शॉर्ट ट्रिक है ये हर जगह नहीं चलेगी, हर जगह तुम्हारी शॉर्ट टाइमिंग जैसे नहीं चल सकती ना, वैसे ये भी नहीं चल सकती। तो इसलिए इसके ऊपर डिपेंड मत रहना। और आखिर में जो है वो सवाल हमारा बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। तो कितना आसान सवाल था, आसान था नहीं बच्चे, आसान तुम्हारे अननोन इंजीनियर ने बनाया है इसको। उसके बाद आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये समझ लो इस चैप्टर की जान मान शान सब कुछ है। ठीक है, जो नस्ल के अंदर 4 दफा सवाल आ चुका है ये, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा तुम लगा ही नहीं सकते। नस्ल के अंदर 4 दफा आ चुका है, और मेरा खुद का पर्सनल जब एनईटी हुआ था तो उसके अंदर भी ये सवाल आया था। ठीक है, और आपका भाई फुल जो है ना इसको फेल गया आया था सवाल को। ठीक है, तो आओ जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और A 1 7, 3 and B -1, -5 is C. The value of K for which the straight line joining C to the point। अब एक वैल्यू ऑफ के निकालनी है। ये जो इतनी बड़ी इसने पंचायत करी है ना, परपेंडिकुलर टू ए बी आर, ये सिर्फ और सिर्फ सब कुछ किस लिए करा है, वैल्यू ऑफ के लिए करा है। तो मैंने 3 स्टेप स्ट्रेटेजी बताई है। सवाल देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने इमेजिनेशन करनी है अच्छी अच्छी, फिर उसके बाद आपने रफ वर्क के ऊपर ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद फिर इम्प्लीमेंट करना है। देखो कॉन्सेप्ट समझना और फॉर्मूलाज याद करना सब कर लेते हैं। ठीक है, सबको फॉर्मूलाज भी याद होता है, सबको कॉन्सेप्ट भी पता होता है। लेकिन द थिंग इज कि जिन बच्चों को ये पता होता है ना कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहाँ कब लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ कब लगेगा, वो ही जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ही आता है नस्ट के अंदर या जीकी के अंदर। पहले ही बता रहा हूँ, हार्श रियलिटी है। सुनने की ताकत रखो और इस चीज को इम्प्रूव करो। वो चीज किस तरह आएगी, वो 3 मेथड से 3 स्टेप से बता दिए कि ये किस तरह तुम निकाल सकते हो, ये कहाँ क्या यूज करना है, ये तुम 3 स्टेप स्ट्रेटेजी से निकाल सकते हो। अब अपने आप को यहाँ फेंक देता हूँ ताकि सवाल अच्छे से नजर आ जाए। अब क्या करोगे, सही है, तो तुमने इमेजिनेशन करनी है। अब इमेजिनेशन करो कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन का मिड पॉइंट कहाँ पे कट हो रहा है, एक दूसरी लाइन पर कट हो रहा है, और उस दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट दे दिए K² और उस लाइन का नाम जो है वो C बोला हुआ है, और उस लाइन के ऊपर P पॉइंट दिया हुआ है K², ठीक है। और जो A और B वाली लाइन है उसके एंड पॉइंट हमें दे दिए हैं, जैसे कि 7, 3 और -1, 5। तो मैंने क्या किया, ये रफ सा स्ट्रक्चर बना लिया A और B के ऊपर। ठीक है, ए के ऊपर मैंने 7, 3 लिख दिया, और बी के ऊपर मैंने -1, -5 लिख दिया। अब क्या होगा, दूसरी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पर है। तो मैंने मिड के ऊपर एक लाइन लगा दी पी के ऊपर, और यहीं से तुम्हारा एग्जामिनर कान पकड़ रहा है, यहीं से सॉल्व करने की बिल्डिंग शुरू होगी। किस तरह भाई, मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट पर है, तो इसके जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा जैसे सी के ऊपर पी वाले, तो हमें पता है ना K², दूसरा पॉइंट किस तरह निकालोगे। अब जो मेरा प्यारा शागिर्द होगा जिसने मुझसे कॉन्सेप्ट से पता होगा, उसको पता होगा सर हमें ए और बी के जो है वो एंड पॉइंट गिवन है और ये मिड पॉइंट पर है, तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो बेटा तुम्हें 21 तोपों की सलामी है, माशाल्लाह से तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम मेरे पास होते ना तो फाद मुस्तफा की तरह तुम्हें गजल जो है ना आलू मटर वाली बाइक देता मैं। ठीक है, सो हमेशा सी के ऊपर आप कैसे निकाल लोगे, ए और बी का मिड पॉइंट निकाल कर और सी के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अब जो इसका तरीका है सॉल्व करने का वो जरा सुन लो। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तुम्हें 2 पॉइंट पता है, इधर भी ए और बी के भी पता है और सी लाइन के भी पता है। तो तुम क्या करोगे, सर हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, लाइन 1 का स्लोप, लाइन 2 का स्लोप, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मैं इक्वल टू -1 रखकर क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यूज निकाल लूंगा। ये देख सकते हो, तो M2 जो है वो जो है मिड पॉइंट तुमने निकाल लिया एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, मिड पॉइंट तुमने निकाल लिया ना। अब तुम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाकर तुमने y - y1 = mx - x1 ये तुमने लगा दिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, x1 y1, देखो वो जो मिड पॉइंट वाली लाइन थी उसके दोनों कोऑर्डिनेट पता चल गए, यानी तुम x1 y1 की जगह K² पुट कर सकते हो, और सिंपल एक्स वाई की जगह क्या पुट कर सकते हो तुम, जो तुमने मिड पॉइंट से निकालना है 3, -1। ये देखो एक्स की वैल्यू 3, -1 तुम पुट कर सकते हो, और एम एम स्लोप तुमने जो निकाला है -1 वो किस तरह निकाला है, परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला लगाकर, तो
एम वन कहाँ से आया, एम वन कहाँ से आया? तो बच्चे, जो तुम्हारे पास पुरानी लाइन का ये पॉइंट गिवन थे तुम्हें ए और बी के, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 करके तुमने लाइन वन का स्लोप निकाला, और लाइन टू के स्लोप के लिए तुमने परपेंडिकुलर की इक्वेशन लगा दी, m1 m2 इक्वल टू -1, m1 की जगह 1 पुट किया, और m2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, -1 आ गई। अब हमने जो है वो स्लोप कौन सा यूज करना है, ये सवाल है। स्लोप हम कौन सा यूज करेंगे? जब हम लाइन टू की बात करें, यानी के स्क्वायर कॉमा के वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम m2 - 1 यूज करेंगे। भाई खुदा के लिए हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उस वक्त जो है ना m1 यूज करके नहीं आ जाना, वन नहीं यूज करके आ जाना, -1 यूज करके आना, वरना सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ भाड़ में गया, इमेजिनेशन सब तुम्हारी जो है ना वो लग गए फिर उसके, ठीक है। तो घर पे आके फिर मोए मोए हो जाएगा तुम्हारे साथ। y - y1 इक्वल टू mx - x1, m की जगह -2 पुट कर दिया, x1 y1 की जगह के स्क्वायर कॉमा के पुट कर दिए, और x और y की जगह 3 कॉमा -1 पुट कर दिए। अब ये देख सकते हो तुम, बे तू हटना है यहाँ से। अब देखो, y - k इक्वल टू -x + k स्क्वायर, और इसको तुम दोबारा सॉल्व करोगे तो -1 -k इक्वल टू -3 + k स्क्वायर, और फिर यहाँ पे तुम मिडिल टर्म ब्रेक कर दोगे, के स्क्वायर प्लस के -2 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म आई होप के तुम्हें आती होगी भाई, मिडिल टर्म तो ब्रेक करना आती होगी ना, इतने भी तुम नल्ले नहीं हो। नहीं आती तो वो भी सिखा देता हूँ, तुम्हारा नॉन इंजीनियर है किस लिए यहाँ पर, ठीक है। मिडिल टर्म का तरीका ये होता है कि के स्क्वायर प्लस के -2 इक्वल टू 0 है ना, तो पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आखिरी नंबर 2 है, पहला नंबर 1 है। अब कोफिशिएंट तो 1 है ना, ये भी तो पता होगा, तो -2 के स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर -2 के स्क्वायर हो रहा है। अब तुमने बीच में कोई ऐसी कारवस्तान या कोई कारवाइयां डालनी है जिनको प्लस माइनस करके वही चीज बने, ठीक है। अब अगर मैं +2 के और -k करता हूँ, +2 के और -k करता हूँ, तो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 2k इंटू -k, तो माइनस का 2 के स्क्वायर बन रहा है, यानी हमने सही मिडिल टर्म लगाई है, ठीक है। तो इसका तरीका यही होता है कि बीच वाले टर्म को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो के प्लस माइनस करके वो ही बने, और मल्टीप्लाई करके वो बने जो तुमने पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करके निकाला है। अगर अभी भी किसी को मिडिल टर्म नहीं समझ आई, तो भाई कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, आपका भाई हाजिर है, वो बिल्कुल बताएगा, ठीक है। जहाँ पे तुम लिंक मांग रहे होते ना कमेंट कर करके, तो अगर मिडिल टर्म समझ नहीं आए तो यहाँ भी कमेंट कर दो, फायदा ही होगा। अच्छा, अब तुमने के की वैल्यू इक्वल टू 1 और -2 निकाल ली, तो कितना आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया, कितना इजी क्वेश्चन था ये। इजी था नहीं बच्चे, इजी बना दिया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि ये जान मान शान है इस चैप्टर की। सो अभी हम अपने जो लेक्चर है उसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग जरा थोड़ा ओवर एग्जॉस्टेड हो गए होगे, ठीक है। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो आप नर्स जी की यूईटी कहीं पे भी आराम से एडमिशन ले सकते हो, अगर सिर्फ ये प्लेलिस्ट भी कवर कर लेते हो, ये पीडीएफ भी कवर कर लेते हो, और जैसे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उसके ऊपर अमल कर लेते हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन उसके लिए होमवर्क भी जरूरी है, ठीक है, होमवर्क भी जरूरी है। और जो मेरे स्टूडेंट नर्स या जीकी में फास्ट में जाते हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर हम आपकी लेक्चर्स लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उन सब में एक चीज कॉमन थी। क्या चीज कॉमन थी? वो होमवर्क लाजमी करते थे। तो होमवर्क क्या है तुम्हारा आज का? होमवर्क ये है कि जैसे ये सवाल किए हैं, लेट्स सपोज ये जो पहला सवाल था जिसके अंदर हमने ये इक्वल डिस्टेंस वाला रखा था, ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना नीचे इसके, ये वाला जो सवाल था, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, क्या था, दो लाइनें कट रही थी और एक्स एक्सिस कट दी। अब तुमने इसको सॉल्व करना है लाइंग ऑन वाई एक्सिस करके, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लाइंग ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। लाइंग ऑन वाई एक्सिस को किस तरह सॉल्व करोगे कि उसके अंदर, इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू थी वो सेम थी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम हो जाएगी। आधा तो मैंने बता ही दिया, अब आगे तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। अभी यहाँ तक अपने लेक्चर को रखते हैं, और ये जो आखिरी सवाल था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सर बोल सब बच्चों, सर इतना बड़ा सवाल एप्टीट्यूड में, मेरे बच्चे तू छुट्टी मार फिर, ठीक है। यूईटी के अंदर ये सवाल आ चुका है, काफ कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो एक एक सेकंड में सॉल्व हो रहे होंगे, तो उसको कवर करने के लिए नस्ब वाले, हर यूनिवर्सिटी वाले कुछ बड़े सवाल भी डाल देते हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया, ये पीडीएफ में कोई भी सवाल फालतू नहीं है, या ये मत समझना कि यार ये ऐसी फजूल सवाल है, सारे के सारे पास पेपर्स हैं, टॉप नॉच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के सारे पास पेपर के सवाल आपका भाई करवा रहा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और स्टे ट्यून विद अननोन इंजीनियर। खुद भी नस्ट आया हूँ, तो इंशाल्लाह आपको भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ, और आप आओ यहाँ पर, ठीक है।
मजे करो, C2 C1 जाओ, और बस यही काफी है, समझ जाओ आगे। थैंक यू।